So when we talk about the hormones, furthermore, beta, let's try and understand the hormones. Plant growth hormones can also be called as plant growth regulators, since they regulate the growth. Also, they can call it as phytohormones. This is mistakenly written. It has to be called as phytohormones. Now, these are nothing but chemical substances that are naturally produced by plants and are responsible for regulating the growth and development in plants. ये जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है या जितने भी हॉर्मोन्स है उन सारे हॉर्मोन्स को बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन उसके फंक्शंस। कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उनको हम ग्रोथ प्रमोटर्स में डाल दिए हैं और दूसरे को ऑफ कोर्स ग्रोथ इनहिबिटर्स में डालें। ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारे पास तीन एग्जाम्पल है विच इज ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। वेरेस ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारे पास है एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ऑक्सिन जो होता है ये एक इंडोल कंपाउंड से बना हुआ केमिकल है जिसके पास दो नेचुरल फॉर्म्स है, एक IAA एंड एक IBA। IAA is indole acetic acid, whereas when we talk about IBA, it is indole butyric acid. Alright, इस प्रकार के दो केमिकल्स हैं, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये दोनों के दोनों नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है, ये नेचुरली प्लांट्स में दिखाई देते हैं। देन गिबरलिक एसिड जो है वो एक टर्पीन से डिराइव्ड केमिकल है, इट्स अ टर्पीन डेरिवेटिव। काफी सारे अलग अलग प्रकार के गिबरलिक एसिड होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा किसी प्लांट में पाए जाने वाला या सबसे ज्यादा प्लांट में पाया जाने वाला गिबरलिक एसिड जो है वो गिबरलिक एसिड 3 है। GA3 टाइप का सबसे ज्यादा पाया जाता है। साइटोकाइनिन एक एडेनाइन डेरिवेटिव है, तो एडेनाइन itself can be used as cytokinin source. इसका नेचुरल फॉर्म कैन आल्सो बी कॉल्ड एज N6-फॉस्फोर्यल अमीनोप्यूरिन या फिर काइनेटिन। काइनेटिन जनरली एनिमल सोर्स है, एनिमल से पाया जाता है। वहीं पे अगर ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में बात करें तो वी हैव इथिलीन जो एक गैसियस हार्मोन है और ये गैसियस हार्मोन एसिटाइल कोएंजाइम ए से डिराइव्ड होता है एंड इट एक्ट्स एज ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। लेकिन क्योंकि ज्यादातर उसका सारा काम इनहिबिटर जैसा है इसलिए उसको हम ग्रोथ इनहिबिटर में इस्तेमाल करते हैं या ग्रोथ इनहिबिटर की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइकवाइज जब हम एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड एक कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है व्हिच इज प्योरली अ ग्रोथ इनहिबिटर। ऑलराइट बेटा, ये हो गए सारे अलग अलग प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड उसके सोर्सेस जहां से या जिसमें से वो बनते हैं। एक 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 करके सारे ग्रोथ प्रमोटर्स के पास पहले जाते हैं और फिर ग्रोथ इनहिबिटर के पास जाएंगे। सबसे पहले जाते हैं ऑक्सिन के तरफ। ऑक्सिन शब्द का मतलब होता है टू ग्रो। इस ऑक्सिन को सबसे पहले डिराइव किया था बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज डार्विन और उसके बेटे ने जिसका नाम है फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने क्या किया था, जो कैनरी ग्रास होता है उस कैनरी ग्रास का जो टिप होता है उस टिप को उन्होंने सनलाइट से एक्सपोज किया, यानी एक बॉक्स में रखा जिसमें एक छेद था और सनलाइट डाला। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो कोलियोप्टाइल टिप था वो सनलाइट की तरफ ग्रो होने लगा। ये ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने एक कंक्लूजन दिया जहां पे उन्होंने बताया कि जब किसी भी प्लांट को सनलाइट के तरफ ग्रो किया जाए तो या सनलाइट के तरफ रखा जाए तो वो सनलाइट की तरफ ग्रो होता है, यानी फोटोट्रोपिज्म दिखाता है। सो द property of phototropism in plant was derived by auxin. ठीक है। Then later on there was another scientist called as FW Wendt जिन्होंने oats seeds का इस्तेमाल किया। oats का scientific name is Avena. It belongs to genus Avena. इससे काफी बारी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को अवीना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है। तो उन्होंने अवीना कर्वेचर टेस्ट में एग्जैक्टली किया क्या था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर अवीना का कोलियोप्टाइल टिप लिया। इस कोलियोप्टाइल टिप को उन्होंने बीच में से ओप्स ओके उन्होंने एक कोलियोप्टाइल टिप लिया, उस कोलियोप्टाइल टिप को उन्होंने बीच में से कट कर दिया।
कट करने के बाद हमें ऊपर ऑब्वियसली एक टिप मिलेगा एंड नीचे उसका स्टॉक मिलेगा। जो टिप है उसको उन्होंने अगार के ऊपर रख दिया। तो इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन रहेगा वो सारा ऑक्सीजन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सारा ऑक्सीजन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बाद में उन्होंने इस टूटे हुए टिप पे, यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ये वाला जो अगार है, इस अगार को इस पर्टिकुलर टिप पे रख दिया, लेकिन रखा इस प्रकार बेटा कि वो टेढ़ा था, कुछ इस प्रकार से टेढ़ा रखा। तो अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आने लगा। तो सेल्स जो है वो सिर्फ इसी इलाके के सेल्स जो है वो इलोंगेट हो गई, जिस कारणवश ऑटोमेटिकली ये जो टिप था वो बेंड हो गया। ये स्टॉक जो है वो बेंड हो गया। अब ये सारा काम उन्होंने बिना सनलाइट के किया था, उन्होंने लाइट प्रोवाइड ही नहीं किया था और ये चीज हो गया। ये ऑब्जर्वेशन देख के एफडब्ल्यू वेंट ने क्लियरली कह दिया कि भाई, लाइट से भी ज्यादा इट इज ऑक्सीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रोपिज्म। जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो लाइट, जो ऑक्सीजन होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है, यानी लाइट उसे पसंद नहीं है, वो लाइट से दूर भागता है। अब जब वो लाइट से दूर भाग रहा है, यानी सपोज ये अगर प्लांट हो गया, यहाँ से मैं लाइट दे रहा, तो इधर वाला ऑक्सीजन जो है पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली प्लांट जो है उसके इसी साइड वाले सेल्स एलोंगेट होंगे, और क्योंकि इस साइड वाले सेल्स अगर इलोंगेट हो रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स सनलाइट। एंड दैट इज हाउ बेसिकली फोटोट्रोपिज्म इज बीइंग फेवर्ड और इज बीइंग प्रमोटेड बाय हार्मोन ऑक्सिन। ऑलराइट। सबसे पहले ऑक्सिन जो है वो ह्यूमन यूरिन से पाया गया था, विच वाज ऑफ IAA फॉर्म। सो ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले हमने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। ये ऐसा पेशेंट था जो पेलेग्रा से अफेक्टेड था। राइट। गोइंग स्लाइटली मोर ahead, when we talk about precursor of auxin, tryptophan becomes the precursor for auxin, which has indole ring. ऑक्सिन जो है वो हमेशा दो फॉर्म में पाया जाता है बेटा, नेचुरल फॉर्म एज वेल एज आर्टिफिशियल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म दो हम पढ़ चुके हैं, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। आर्टिफिशियल फॉर्म में यू हैव naphthalene acetic acid which is NaA, 2,4-D and 2,4-T, which is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid। एसिड की ये दोनों फॉर्म में पाया जाएगा, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, दैट इज सिंथेटिक फॉर्म। ठीक है। जनरली ये एक ऑरेंज कलर का बॉटल में रखा जाता है एंड ऑक्सिड हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ बोथ रूट्स एंड शूट टिप्स, बिकॉज इट, इसका सबसे मेजर काम ही होता है सेल इलोंगेशन का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। ठीक है। हाँ, इसका एक काफी कॉमन चीजें दिखाई देती है कि रूट के अंदर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, जिस वजह से जनरली अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो ग्रोथ नहीं हो पाता। ऑक्सिन का एक काफी यूनिक फीचर होता है कि जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो वहीं पे अच्छे से ग्रोथ दिखा सकता है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो। विच इज स्पेसिफिकली इफ सपोज ऐसे है कुछ, लेट्स से दिस इज द टिप जहाँ पे ऑक्सिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। लैटरल ऑक्सिन जो रहता है वो हमेशा कम क्वांटिटी में रहेगा और रूट के अंदर भी कम क्वांटिटी में रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ग्रोथ इनहिबिट होगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रमोटेड। और अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो ग्रोथ विल बी इनहिबिटेड। दैट इज हाउ बेसिकली इट फंक्शंस। गोइंग अहेड कि इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले हो गया इसका अपाइकल डोमिनेंस। बेटा अपाइकल डोमिनेंस अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि अगर ये हमारा शूट टिप हुआ, यहाँ पे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। अब ये जो हायर ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन है, दिस टेंड्स टू प्रमोट ethylene synthesis, and this ethylene will inhibit the function of lateral auxin। वो lateral auxin को काम ही नहीं करने देगा, सॉरी, वो lateral auxin को काम ही नहीं करने देगा, जिस वजह से जब तक अपाइकल रीजन में ऑक्सिन है, प्लांट जो है वो सीधा 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 ही ग्रो होगा।
जैसे ही मैं अपाइकल ऑक्सिन को कट कर देता हूँ, यानी अपाइकल टिप को कट कर दिया, तो ये साइड वाला जो है, उसको इन्हिबिट करने वाला कोई केमिकल नहीं होगा। तो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा बेटा? यू विल हैव लैटरल ग्रोथ व्हिच इज़ देयर। तो ऊपर का जो शूट हमने कट किया, उसे हम कहते हैं डिकैपेसिटेशन दैट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ आर्ट ऑफ pruning, which has been used for tea plantation and hedge making generally. All right. So apical bud will always inhibit the growth of axillary bud. Okay. That's how, since apical region is growing always, it is denoted to be used for apical dominance. नेक्स्ट इज रूट इनिशिएशन। बेटा रोज प्लांट को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके कोई सीड्स तो होते नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी डंडी को तोड़ के जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। यानी यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन, इट इज बीन सोन इनसाइड द सॉइल। तो कुछ दिनों के बाद उन्हीं स्टेम के कटिंग्स में से, मतलब अगर ये स्टेम का कटिंग है तो यहीं से रूट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है सॉइल के अंदर। तो ये रूट डेवलपमेंट कैसे होगा? सो दिस विल बी अकरिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग करने का भी काम कौन करेगा? ऑक्सिन। फ्रूट और लीफ, ये जब तक मैच्योर नहीं होते तब तक पेड़ से गिरने नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनको गिरने ना देने का काम ऑक्सिन करता है। और प्रॉपरली पक जाने के बाद वो फ्रूट और लीफ जो है वो डंडी से गिरने का काम भी ऑक्सिन ही करता है। यानी एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीफ इज बीन कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। अंडरस्टूड? यानी कि अगर लीफ पूरी तरह से ड्राई हो चुका है या पूरी तरह से ग्रोन हो चुका है, फ्रूट पूरी तरह से पक चुका है, तो उसको गिरने का काम कौन करेगा? गिरवाने का काम कौन करेगा? ऑक्सिन। लेकिन अभी तक लीफ थोड़ा नाइव है, थोड़ा नया-नया उगा है, फ्रूट थोड़ा कच्चा है, तो उसको ना गिराने का काम भी कौन करेगा? ऑक्सिन। ठीक है? इसके अलावा पार्थिनोकार्पी व्हिच इज़ सीडलेस फ्रूट बनाने का काम करेगा स्पेसिफिकली इन टोमेटोज़। इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन सीड डोरमेंसी। ठीक है? इट इज़ रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट। Okay, this is not given in NCERT, so we will not even discuss this point. क्योंकि बहुत सारी चीजें दी है तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं पढ़ेंगे बेटा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। इसके अलावा जाइलम का और फ्लोएम का, जाइलम का डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन विल बी प्रमोटेड बाय ऑक्सिन। ठीक है, यानी एक सेल बन चुका है, अब उस सेल को मुझे जाइलम में कन्वर्ट करना है, और जाइलम के जाइलम ट्रकी, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स में डिफरेंशिएट करना होगा। तो आई विल यूज एन हार्मोन व्हिच इज ऑक्सिन। इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सिन का भी इस्तेमाल किया जाता है टू एक्ट एज हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स व्हिच हेल्प्स इन किलिंग डाइकॉट ओनली। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट वीड्स को ही किल करता है, बिकॉज इट टेंड्स टू एक्ट ऑन कैम्बियम। अगर कैम्बियम ही नहीं होगा तो डाइकॉट ग्रो ही नहीं हो पाता है। इस वजह से कैम्बियम पे एक्ट करने वाला ये हार्मोन होता है व्हिच इज 2,4-D। ऑलराइट, then another hormone that we have is gibberellin, which is gibberellic acid. When we talk about gibberellic acid, it was E. Kurosawa who was the first scientist to discover about foolish seedling in rice, also called as Bakane disease. Later on, uh, ओके, कुरोसावा ने ये तो डिस्कवर कर लिया था कि ये जो फूलिश सीडलिंग है। अच्छा चलो पूरा डिटेल बता, क्या होता है। जापान में जो फार्मर्स थे वो राइस को ग्रो कर रहे थे। जब राइस को वो ग्रो कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ राइस जो ऐसे है, कुछ राइस के क्रॉप्स ऐसे हैं जो अबनॉर्मली ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अब जब ये पर्टिकुलर राइस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था, हाइट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था, तो फार्मर्स को लगा कि ये तो सड़ चुका है, ये बिगड़ चुका है, इसमें कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने इन सारे क्रॉप्स को उखाड़-उखाड़ के फेंकने का शुरू कर दिया। जब इसका डिटेल स्टडी करने के लिए कुरोसावा के पास आया, तब कुरोसावा को पता चला कि इसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से हाइट इतना बढ़ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेक्शन हुआ है तो क्रॉप पे असर होना चाहिए, यानी क्रॉप की क्वालिटी बोलो या फिर क्रॉप का क्वांटिटी बोलो, उस पे असर होना चाहिए। लेकिन फ्लूकली उनमें कोई असर ही नहीं था। The quality and quantity of crop was absolutely preserved. Nothing was changed except for the height. And that is the reason this particular disorder was called as Bakane disease or foolish seedling of rice. It was already found that it was composed, the disease was because of fungus. Then there was two scientists, two set of scientists, दो scientists थे बाद में,
जिसका नाम था याबुता एंड सुमिकी। ये याबुता और सुमिकी ने डिस्कवर किया कि ये फंगस गिबरेला फ्यूजिकुरोई है, और गिबरेला फ्यूजिकुरोई के अंदर से कुछ केमिकल बन के इस राइस के सीडलिंग में जा रहा है, जिस वजह से उसका हाइट इतना बढ़ रहा है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। इस केमिकल का नाम उन्होंने बाय डिफॉल्ट रख दिया गिबरलिन, बिकॉज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द गिबरेला। ठीक है? और ये गिबरेला जो है व्हिच इज़ अ फंगस, इसमें से जो गिबरलिन मिला था, लेटर ऑन साइंटिस्ट को पता चला कि ये एसिडिक होता है, इसलिए इसका नाम हो गया गिबरलिक एसिड। दैट इज़ द रीज़न इट वाज़ नेम्ड एज़ गिबरलिक एसिड, राइट? Uh, Slightly going more ahead, this particular gibberellic acid is obtained from acetyl coenzyme A. It can also be obtained from mevalonic acid, ये spelling wrong है, mevalonic acid से भी मिलता है, which ultimately give rise to diterpenoids, terpenoids, and that give rise to gibberellic acid. Gibberellic acid जो है वो there are hundreds of types of gibberellic acid that are found in the universe. अलग-अलग प्लांट में अलग-अलग टाइप के गिबरेलिक एसिड होते हैं, but depending on its isolation they are named as gibberellic acid 1, gibberellic acid 2, gibberellic acid 3, so on and so forth. तो मेजॉरिटी ऑफ द गिबरेलिक एसिड्स जो है वो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स के अंदर गिबरेलिक एसिड 1 टू 14 पाए जाएंगे, जिसमें भी सारे के सारे 1 टू 14 नहीं होते, किसी में कुछ होंगे, किसी में कुछ नहीं होंगे करके। इसमें एक गिबरेलिक एसिड व्हिच इज़ GA3 जो सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। जिस वजह से यही वो गिबरेलिक एसिड है जो सबसे ज़्यादा हम आइसोलेट भी किए हैं, आइडेंटिफाई भी किए हैं और स्टडी भी किए हैं। ठीक है? गिबरेलिक एसिड वैसे तो किसी भी प्लांट में 14 के 14 नहीं होते, बट इट इज़ ओनली दिस fungus which has all gibberellic acid 1 to gibberellic acid 14, जिस वजह से अगर आर्टिफिशियली गिबरेलिक एसिड को प्रोड्यूस करके बेचना भी होगा ना, तो इसी फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा? बायो एसिड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट। इसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे? तो इसके फंक्शंस अलग-अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका हो जाएगा इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड क्या होते हैं? स्टेम के अंदर कुछ इस प्रकार से लाइन होती है जिसे हम नोड कहते हैं। तो इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो सबसे पहले ये इंटरनोड को इलोंगेट करता है, ठीक है? जब इंटरनोड को इलोंगेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है शुगर केन का यील्ड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ता है? 20 टन्स पर एकड़ से बढ़ जाता है। इंटरनोड इंक्रीज करने की वजह से बोल्टिंग हो जाता है, ठीक है? अब बोल्टिंग बेसिकली क्या होता है? बोल्टिंग इज़ नथिंग बट इंटरनोड इलोंगेट करना प्लस फ्लावर पैदा करना, ठीक है? लीफ का अरेंजमेंट जो है वो फ्लावर के जैसा होता है, रोज़ेट फैशन में, लाइक इन बीटरूट, कैबेज, ठीक है? इनमें जनरली रोज़ेट फैशन में अरेंज होते हैं लीव्स, तो वो अरेंजमेंट को हम कह देंगे बेटा बोल्टिंग। इसके अलावा कोई प्लांट अगर जेनेटिकली ड्वार्फ रहेगा, तो उसके ऊपर हम गिबरेलिक एसिड स्प्रे करके उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, यानी वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ इट बाय स्प्रेइंग द गिबरेलिक एसिड। Apart from that, it also helps us in changing the shape of apple. Generally, apple जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है। नेचुरल एप्पल जो रहेगा बहुत घटिया शेप बनाएगा। जनरली ओके दिस इज अ लिटिल बिट लुक लाइक एप्पल। कुछ इस प्रकार का एप्पल होता है ओरिजिनल वाला। बट आजकल अगर देखोगे तो एप्पल जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के शेप के हो गए हैं। So this apple that you observe is because of gibberellic acid, right? इसके अलावा ग्रेप्स का अगर हम बात करें तो जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ज्यादा ग्रेप्स मिलेंगे। सो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टॉक्स in grapes plant, because of which automatically the yield of grapes is also increasing. There is delay in senescence. It increases this particular कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिबरेलिक एसिड, जहाँ पे वो बुढ़ापा डिले करता है, सीनेसेंस यानी बुढ़ापा। क्योंकि वो बुढ़ापे को डिले कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट पीरियड जो है उस पर्टिकुलर फ्रूट का वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर सपोज मेरे ट्रीज पे मैंगो उगे है, मेरे पास मैंगो का ट्री है जिसपे बहुत सारे मैंगोज आए हैं, मार्केट में मैंगोज का डिमांड नहीं है, और अगर मैं मैंगो को तोड़ दूं तो वो तो सड़ना शुरू हो जाएगा, है ना?
लेकिन अगर मैं तोड़ूँ ही नहीं और प्लांट पे ही रखूँ तो वो नहीं सड़ता। क्यों? बिकॉज़ सड़ेगा बट स्लोली सड़ेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज़ इट हैज़ गिबरलिक एसिड जो उसको सड़ने नहीं देता। उसका सड़न जो है वो डिले कर देता है। ऑलराइट बेटा? So thus it helps in increasing the market period of the fruit. It helps in breaking down seed dormancy. This is something which is not given in NCERT, but ये पता होना ज़रूरी है बिकॉज़ ये PYQ में आ चुका है। गिबरलिक एसिड जो होता है वो अल्फा अमाइलेज के सिंथेसिस को प्रमोट करता है जो अल्टीमेटली स्टार्च ब्रेक डाउन करेगा और स्टार्च ब्रेक डाउन होकर जब ग्लूकोज बन जाएगा ऑटोमेटिकली सीड्स उनको इस्तेमाल करेंगे एंड इट विल गेट जर्मिनेटेड thus gibberellic acid helps in breaking of the seed dormancy. Apart from that, it also helps in fastening malting process. मॉल्टिंग क्या होता है? मॉल्टिंग बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है इन अल्कोहल प्रोडक्शन। जनरली क्या होता है कि जो हार्ड क्रॉप्स में से या ग्रेन्स में से दारू बनाया जाता है, वो ग्रेन्स को पानी के अंदर भिगोया जाता है और उसको सॉफ्ट किया जाता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप व्हिच इज मॉल्टिंग। अब उस ग्रेन को भिगो के सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए और बहुत टाइम भी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि गिबरेलिक एसिड स्प्रे करने पे ये टाइम कम भी हो जाता है और प्रोसेस फास्ट भी हो जाता है। So is the reason that today gibberellic acid is used for malting process. तो जब malting कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट कर देगा जिस वजह से स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा माल्टोस में एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज और ग्लूकोज से इथेनॉल बनना भी आसान हो जाता है राइट इसके अलावा इट ब्रिंग्स अबाउट अर्ली मेच्योरिटी इन कॉनिफर्स यानी इट रिड्यूसेस द वेजिटेटिव फेज ऑफ कॉनिफरस प्लांट and thus brings about faster seed production in them. There is early seed production. It will promote male flowering. This is the only plant that produces male flower. Rest all the plants will always and always produce female flowers. ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं है ये हम यूज कर सकते हैं इट इज यूज्ड इन सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन बेसिकली बेटा वर्नलाइजेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे किसी भी सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे हम तो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिस वजह से वो फास्टर रिप्रोडक्टिव फेस आता है उनके बॉडी में इसे कहते हैं वर्नलाइजेशन अब अगर हमें इतना सा तामझाम नहीं करना है तो सिंपली हम क्या स्प्रे कर सकते हैं गिबरेलिक एसिड जिससे वर्नलाइजेशन का ही इफेक्ट उसको मिल जाए दैट्स ऑल दैट वी हैड टू अंडरस्टैंड अबाउट गिबरेलिक एसिड